हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑस्मोसिस पढ़ा था, समझ लिया है। उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। भाई मेरा मोटिवेशन बनाते रहें, हैं? शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। तो बेटा जी आइए, आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आइए समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है, देखिए एक कंटेनर ले लेते हैं भाई। क्या ले लेते हैं? कंटेनर। ये कैसा कंटेनर बन गया? ये देखो, ये बन गया। इसको एसपीएम की हेल्प से हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ हमने ले लिया सॉल्यूशन और सेकेंड यानी दूसरी साइड हमने ले लिया है भाई प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट कह दीजिए। अब जैसे ही हम प्योर लिक्विड और प्योर लिक्विड को सॉल्यूशन से एसपीएम के थ्रू सेपरेट करेंगे, हम आप ऑस्मोसिस में पढ़ चुके हैं कि यहां पर प्योर सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करने लगेंगे। ठीक, ऐसा होने से सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्यूशन कॉलम की लेंथ है ये इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो विद टाइम हम यहां पर बेटा क्या कह सकते हैं? विद टाइम द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन कॉलम क्या होगी? इंक्रीज करेगी। बात समझ गए? अब जैसे जैसे सॉल्यूशन कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, बेटा हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट इन लेंथ ऑफ सॉल्यूशन कॉलम, सॉल्यूशन एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। समझ पा रहे हो ना? और प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो कहां पर अप्लाई होगा? सॉल्यूशन के थ्रू एक्सर्ट प्रेशर ये कंटेनर की वॉल पर, ये बॉटम पर और ये जो एसपीएम है इस पर भी ये अप्लाई होगा। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया, तो इस प्रेशर का यहां पर इफेक्ट क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर लिक्विड साइड से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे उनके आने का अपोज होने लगा, यानी प्रेशर उनको आने से रोकने लगा, यानी अब ये इजिली इधर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो लेंथ इंक्रीज होते होते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर इस लिक्विड सॉल्यूशन के थ्रू एक्सर्टेड प्रेशर इतना इंप्रेसिव हो जाता है कि जो ऑस्मोसिस है ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है, पूरी तरीके से ऑस्मोसिस बंद हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इसी प्रेशर को, ये कौन सा प्रेशर है बेटा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। भाई किसी भी लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो एक ऐसा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसके थ्रू या जिसके कारण ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हुई? क्लोज हो गई। इसी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं? बोलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या बनी यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को लेकर के ऑस्मोसिस की? देखिए हम कह सकते हैं बेटा द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर that develops due to osmosis is called osmotic प्रेशर। उसे क्या कहेंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात समझ गए? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सब ओपी से डिनोट कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है ना?
तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के थ्रू डेवलप होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक और तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो तरीका क्या हो सकता है? देखो, अगर हम यहां पर एक कंटेनर लें कुछ इस तरीके से, देखिए देखा भाई, एक कितना खूबसूरत सा फिगर मैं बना रहा हूं। आखिर एक बेहतर कलाकार जो हूं। ये देखिए बेटा, हमने इधर ये एक प्रेशर गेज है। ये है क्या है? ये है प्रेशर गेज। आ रही बात समझ में भाई? ठीक है। प्रेशर को यहां से मेजर करेंगे और यहां पर हमने ये लगा दिया प्योर लिक्विड का ये कॉलम है। ठीक है, ये प्योर लिक्विड इधर लिया है, यानी प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है। समझ रहे हैं? और यहां पर इस चीज को ऐसे समझें, ये हमने एक पिस्टन यहां पर ऑफर कर दिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन कंपार्टमेंट है और यहां पर देखिए हमने एसपीएम लगा दिया है। क्या लगा दिया बेटा? एसपीएम। ठीक है। अब आपको समझना क्या है? देखिए भाई, समझिए, इधर पिस्टन लगाया है, इधर अभी पिस्टन नहीं है। अब बेटा जी क्या हुआ, जैसे ही हमने यहां पर प्योर लिक्विड फिल किया है और ये प्योर लिक्विड जो यहां पर लिया उसी लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन है। अब जैसे ही एसपीएम से हम इसको सेपरेट करते हैं, क्या होगी? ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा? इधर से जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, वो इधर यानी सॉल्यूशन वाले पार्ट में जाना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही यहां पर ये जाना शुरू करें, क्लियर हुआ, हम इस पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगाना शुरू करें। ठीक है, और प्रेशर लगाते जाएं, तो जब यहां पर प्रेशर हम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना बेटा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये शिफ्टिंग है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वो कम होती जाएगी और फाइनली एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा प्रेशर हमें मिलेगा जिस पर ये मूवमेंट जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की है फ्रॉम प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन, ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रेशर को जिस पर, ठीक है, जो हम पिस्टन के थ्रू एग्जर्ट कर रहे हैं और जिस पर सॉल्वेंट की शिफ्टिंग क्लोज हो गई यानी ऑस्मोसिस क्लोज हो गई, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब कितना प्रेशर यहां पिस्टन के थ्रू हमने ऑफर किया, ठीक है, वो कौन सी प्रेशर वैल्यू है जिस पर ऑस्मोसिस क्लोज हुई, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से हम नोट कर लेंगे। रीडिंग यहां से प्रेशर गेज से हमें मिल जाएगी। कंफर्म हो गए? तो हम इस तरीके से भी ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं भाई? डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो कहां पर अप्लाई किया गया? सॉल्यूशन साइड में एक ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई करने से ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो देखो बेटा, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? एक दूसरी डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, हम कह सकते हैं द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। समझ पा रहे हैं ना भाई? हमें जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है ये कहां पर अप्लाई करना है बेटा? सॉल्यूशन साइड में हमेशा अप्लाई करना है। समझ में आ रही है बात ना? तो क्या डिफिनीशन दे सकते हैं? द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात समझ गए? कंफर्म हो गई बात बेटा? वेरी गुड।
तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। हमने आपको कहा आप दो तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा जी देखो, अगर हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें, ये ध्यान रखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली पाई से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं भाई? इसका सिंबल क्या है? पाई। तो आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में फिजिक्स में काफी डिटेल्स पढ़ते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल टू एच डी जी। क्लियर हो गई बात? यहां H क्या है? लेंथ हाइट ऑफ लिक्विड। क्लियर? डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब हम इसे ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में लेते हैं तो यहां पर P ऐसे लिख दो, OP मतलब प्रेशर, ठीक है? OP या पाई से डिनोट करते हैं भाई, तो आप इसे पाई से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। OP इज इक्वल टू दिस, या पाई इज इक्वल टू एच डी जी। अब यूनिट तो आपको पता ही है। सीजीएस में अगर हम लिखना चाहते हैं तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या एमकेएस में लिखना चाहते हैं तो न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आपको पता है, वो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, जो भी डिमांड होगी क्वेश्चन की। कंफर्म हो गई बात? अब बेटा जी यहां पर हमने प्रेशर समझ लिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। एक और बात हम आपको बताते चलें, देखिए क्या है कि अगर हम यहां पर यानी सॉल्यूशन साइड में पिस्टन को ऑफर ना करें, ठीक है, ये ऐसे क्लोज रखें, और जो लिक्विड साइड है प्योर लिक्विड, इधर हम एक पिस्टन ऑफर कर दें, ठीक है, ये देखिए ऐसे कर दिया। अब आपको यहां पर समझना क्या है कि ऑस्मोसिस में हमने आपको समझाया था कि प्योर लिक्विड का जो ये प्रेशर है पी नॉट, ये पीएस से क्या होता है? ग्रेटर। और इसी वेपर प्रेशर के डिफरेंस के कारण ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, यानी इधर प्रेशर ज्यादा है जिसके कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इटसेल्फ एसपीएम से पास होकर सॉल्यूशन साइड में शिफ्ट होते रहते हैं। तो अगर हम इधर प्रेशर लगाएं, ठीक है, तो इधर प्रेशर लगाने से क्या होगा कि जो प्योर लिक्विड है, ये इसकी जो वेपर्स हैं, ठीक है, वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगी। यानी जब हम इधर प्रेशर ऑफर करेंगे तो इधर प्रेशर ऑफर करने से जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इतना प्रेशर इधर पिस्टन से ऑफर करें कि ये वेपर प्रेशर इतना कम हो जाए, इतना रिड्यूस हो जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाए। समझ पाए? तो भी ऑस्मोसिस क्या होगी? नहीं हो पाएगी, ऑस्मोसिस क्लोज हो जाएगी। अब यहां पर याद रखें कि जितना प्रेशर हम प्योर सॉल्वेंट या लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन, अब भाई यहां हमने प्योर लिक्विड लिया है, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ऐसा भी तो हो सकता है इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें। क्लियर हुई बात? तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर हम प्रेशर लगाएं, और प्रेशर किधर लगाएं? प्योर लिक्विड की साइड या लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड में लगाएं, ठीक है। और जितना प्रेशर देने पर इस साइड में, क्लियर हुआ, ऑस्मोसिस क्लोज हो जाएगी, उसे हम नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हम क्या डेफिनेशन ले सकते हैं? द प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन, देखो बेटा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, द प्रेशर must be applied on प्योर लिक्विड साइड। प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट आप दोनों टर्म लिख सकते हैं ना भाई, कोई रोक टोक नहीं है, बात समझ गए? प्योर लिक्विड साइड और डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड, डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड, in order to stop the process of osmosis, ठीक है,
इसको मिटा दे रहे हैं भाई, समझ गए होंगे तो नोट कर लिया होगा ना। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया बेटा। तो देखो हमने आपको दो तरीके से ऑस्मोटिक को डिफाइन करना सिखाया और ये भी बताया कि नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। क्लियर हो गई। तो जो प्रेशर हम प्योर लिक्विड सॉल्वेंट या डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड में लगाते हैं, ठीक है, और जब ये प्रेशर हम लगाएंगे तो इधर जो वेपर प्रेशर है जो पहले ज्यादा हुआ करता था सॉल्यूशन से, अब वो धीरे धीरे कम होगा क्योंकि वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बनाएगी। और जब इधर प्रेशर कम होने लगेगा तो प्रेशर के इन्फ्लुएंस में जो मॉलिक्यूल एसपीएम को क्रॉस करके इधर जा रहे थे उनके जाने की जो रेट है कम होती जाएगी और फाइनली क्लोज हो जाएगी। तो जिस एक्स्ट्रा प्रेशर को सॉल्यूशन साइड, डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड या प्योर लिक्विड साइड ऑफर करने पर ऑस्मोसिस क्लोज हो जाती है, उसे नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर। तो बेटा जी देखिए, एक बड़ा ही खूबसूरत लॉ है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, जिसे हम आप क्या कहते हैं, वैन थॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए भाई हम वैन थॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं। मुझे तो लूट लिया मिलके। हाँ भाई देखो, वैन थॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो देखिए बेटा ये क्या कहता है। फर्स्ट लॉ इनका क्या कहता है समझ लो। फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। किसके, मोलैरिटी यानी कैपिटल एम। तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बाई वी। एन क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वी वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर हो गई बात। सेकेंड लॉ इनका क्या कहता है बेटा, सेकेंड लॉ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये कौन सा टेम्परेचर है, केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। ओके, किसमें भाई, केल्विन में। अब यहां पर हम कह सकते हैं 10 पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बेटा, जल्दी बोलो भाई, एन बाई वी इंटू टी। ठीक है, या ऐसे कह दें कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलैरिटी का मतलब ये क्या है भाई, कंसंट्रेशन ही तो है ना, है? बोलो कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम सी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे एस से लिखते हैं, एस एन बाई बी, ये सी, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी ये टी हो गया। अब यहां पर इस बात को आप समझें, एक्चुअली ये है क्या, गैस इक्वेशन ही तो है भाई। गैस इक्वेशन क्या होती थी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, ध्यान से समझो। अब यहां पर P है, इसको N बाई वी लिख दें, ये RT है। अब यहां पर क्या किया गया बेटा कि प्रेशर P को ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट हुआ, N बाई वी को C लिख दिया, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। समझ रहे हो ना, अरे कितना आसान है यार, ये तो आपने पहले ही याद किया होगा, 11th में ही तैयार कर लिया होगा, तो ये तो फ्री में ऑफर है? ठीक है। और R जिसे हम गैस कांस्टेंट कहते हैं भाई, उसी R को यहां S से लिखा गया और सोल्यूशन कांस्टेंट कह दिया गया। मतलब जो वैल्यू R की है वही S की है, बस केवल यहां सोल्यूशन कांस्टेंट कह दिया गया, S से लिखा गया, यहां गैस कांस्टेंट R है, न्यूमेरिकल वैल्यूज वही है। ठीक है, बात समझ गए ना। तो ये S हो गया, वही चीज है, दोनों सेम है, बस केवल एक्सप्रेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। तो ये हो गई, इसे कहते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, समझ पाए ना भाई कि क्या है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तरीका इसको सॉल्व करने का, जल्दी से नोट कर लें, नोट करें। हो गया, वेरी गुड।
अब बेटा जी देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम आप डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लगभग हर एग्जाम में, ठीक है, कभी ना कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो क्या है? तो देखिए, पहली खास बात ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एक ऐसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम रूम टेम्परेचर पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रूम टेम्परेचर पर डिटरमाइन नहीं होती, या तो रूम टेम्परेचर से ऊपर या रूम टेम्परेचर से नीचे। क्लियर हो गई बात? अगली खास बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू, ठीक है, किस पर्पज में बात कर रहे हैं? बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम भाई? 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, लेकिन सारी क्रेडिट किसको जा रही है? ऑस्मोटिक प्रेशर को, कि ये बेस्ट डिटरमाइन करता है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर होता है। अब मान लीजिए हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से डिटरमाइन करने की कोशिश की, तो वो काफी हाई टेम्परेचर पर होने वाली एक्टिविटी है। तो हो सकता है कि सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है वो हाई टेम्परेचर पर डिसोसिएट हो जाए 2 और मोर पार्ट में, तो जो एक्यूरेसी है मॉलिक्यूलर वेट की वो क्या होगी? कम हो जाएगी, या हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। अब ऐसे अगर हम डिप्रेशन के थ्रू निकालने की कोशिश करें भाई, तो क्या होगा? लो टेम्परेचर पर जाना होगा, और ऐसे में क्या हो सकता है? हो सकता है सोल्यूट के 2 और मोर पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होकर एक ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल बना ले, तो भी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। लेकिन ओपी रूम टेम्परेचर पर होता है, तो देयर इज नेग्लिजिबल चांस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर हुआ? तो यहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का चांस कम होने के कारण ये मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी मानी जाती है। कंफर्म हो गई हमारी बात कि नहीं भाई? क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और बात यहां पर बेटा हम आप समझ लेते हैं कि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, समझ रहे हैं ना, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सभी मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के रेसिप्रोकल होती हैं। आप वो निकाल कर देख सकते हैं। जैसे देखो, हम ओपी की ही बात कर लें तो पाई इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़ा आपने? एन बाई वी एस टी। अब एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स को आप कैसे लिख सकते हो भाई? ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एसटी। तो अब यहां से आप देखिए रिजल्ट आया वही जो मैंने कहा था आपसे ना, कि 10 पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एम, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को लेकर चेक कर सकते हो, आपको रेसिप्रोकल रिलेशन ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इससे रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। एक है सॉल्यूशन फर्स्ट, ऐसे लिख लिया हमने, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। क्लियर हुई बात बेटा? अब अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशन क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी देखिए, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 ले लें और ये दोनों इक्वल हो, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। समझ गए ना? यानी हम कह सकते हैं कि 2 सॉल्यूशंस हैविंग
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे डिफाइन कर दें भाई, क्या कह सकते हैं कि टू solutions having equal osmotic pressure at same temperature, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब एक बहुत ही खास बात जो नीट में पूछा गया, वो क्या पूछा गया बेटा जी, देखो अब अगर हम ये वैल्यू रख दें यहां से बेटा, देखो अभी हमने आपको बताया था ना क्या होता है भाई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CST ऐसे लिख सकते हैं, N/V का मतलब कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, ठीक है। ये ध्यान रखें कि रूम टेम्परेचर पर होने के नाते यहां वॉल्यूम के एक्सपेंड होने या कंप्रेस होने के चांस ना के बराबर होते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मोलैरिटी के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, ना कि मोलैलिटी लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहां पर अगर इसकी वैल्यू हम रखें तो देखो C1ST इज इक्वल टू C2ST। अब जरा देखो टेम्परेचर तो हमने कहा एट सेम, ठीक है, T कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, S ऑलरेडी कांस्टेंट है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो गया, C2। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होते हैं वो एज कंपल्सरी आइसो ऑस्मोटिक भी होते हैं, यानी 2 or more सॉल्यूशंस ऑफ सेम कंसंट्रेशन, क्लियर, आर कॉल्ड आइसो ऑस्मोटिक। तो ध्यान से समझे, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं बेटा, 2 or more solutions of same concentration are called isoosmotic solution। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं दे आर एज कंपल्सरी आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात, समझ गए ना भाई, तो नोट कर लें इसे, जल्दी से नोट कर लें, हो गया भाई, वेरी गुड। अब बेटा जी देखिए दो और टर्म्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत है ना, क्या हैं ये दोनों टर्म बता दें आपको, तो आइए, एक है हाइपरटोनिक और दूसरा है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या है और हाइपोटोनिक क्या होता है, तो भाई टॉनिक है ना, देखो हाइपर काफी परिचित होंगे, हाइपर मतलब जरूरत से ज्यादा, और हाइपो मतलब कम, समझ में आ रही है बात ना। तो यहां पर बेटा जी आप देखिए, मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है भाई, एक है सॉल्यूशन ए और दूसरा है सॉल्यूशन बी, क्लियर हुआ ना। अब अगर सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई ए और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई बी, अगर इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कंपेयर करें, क्या करें, कौन सा पेयर, अरे भाई कंपेयर, ठीक है, और अगर मान लो पाई ए ग्रेटर देन पाई बी है तो हम इसको हाइपरटोनिक कहेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन बी के। तो ये जो टर्म है ना ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म का मतलब समझ गए ना। अब इसका कम है तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा, क्लियर हो गई बात। रिलेटिव होने का मतलब ये है कि देखिए बी यहां पर हाइपोटोनिक है, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन ए के, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक और सॉल्यूशन है सी, ठीक है, अब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये बी से क्या है, बी से भी कम है, तो अब सी के रेस्पेक्ट में बी हाइपरटोनिक हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। तो ये रिलेटिव टर्म है, एक
पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑलवेज हाइपर होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, कहीं पर वो हाइपर है तो कहीं पर वो हाइपो भी हो सकता है। क्लियर? तो ये रिलेटिव टर्म हुए, आप समझ गए होंगे इस बात को अच्छी तरीके से। क्लियर हो गई बात? अब अगर बेटा जी देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जेईई मेंस का क्वेश्चन है कि अगर एक हाइपर सॉल्यूशन और एक हाइपो सॉल्यूशन को हम एसपीएम के थ्रू सेपरेट करें, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये आप याद रखें कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं हाई कंसंट्रेशन, और हाइपो की कंसंट्रेशन कम होती है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है ये, मतलब ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो बट नेचुरल है कि अगर हम यहां पर देखो एसपीएम लगाते हैं, ये एसपीएम लगा दें तो डायरेक्शन क्या होगी ऑस्मोसिस की? लो टू हाई कंसंट्रेशन। ये हो गई क्या भाई? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस समझ में आ गई, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। बात क्लियर हो गई, समझ पाए? वैसे भी आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जितना ग्रेटर कंसंट्रेशन का होगा, ठीक है, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें जितने अधिक नंबर में होंगे, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड हाई होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां से आप ये समझ ही गए होंगे, अभी वॉन्ट ऑफ रूल में हमने पढ़ाया ही था लॉ में आपको कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एन बाई वी। वी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये हो गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। एन का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना बेटा? सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ? पाई इज अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात? समझ गए यहां से इन चीजों को? वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लें। तो बेटा जी देखो, अब यहां पर हम एक और बात समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, बायो वाले इसको बेटर समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर बेटर समझ लें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये क्या होता है? इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.09% एक्वस NaCl सॉल्यूशन। जरा ध्यान से एक बार इस लाइन को देखो, हमने क्या कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको थोड़ा सा भाई करेक्ट कर दें, ये है 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? अब बेटा जी इसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे देखिए मान लें कि एक आरबीसी है, आरबीसी जानते हैं ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी ब्लड में जो रेड कलर की सेल्स होती हैं जिनके कारण ब्लड हमारा रेड दिखाई देता है। अगर हम आरबीसी को किसी ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस्ड करें, ठीक है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो, अब अगर ब्लड प्लाज्मा का हमारे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इसके इक्वल है, तो जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वही आरबीसी का भी होगा। अब अगर हम आरबीसी को किसी ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस्ड करें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इससे कम हो, यानी हम ऐसे कहें आरबीसी, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन प्लेस्ड करें जिसका क्या है, ये लेस देन हो 0.9% NaCl सॉल्यूशन से। इसका मतलब समझ पाए, यानी आरबीसी को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस्ड कर दिया जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो था, ठीक है, वो इस सॉल्यूशन यानी 0.90 NaCl सॉल्यूशन से क्या है? कम है।
तो बताइए क्या होगा यहां पर भाई? यहां पर ये होगा कि आरबीसी क्या करेगी, वाटर इसके अंदर जाएगा और यहां पर आरबीसी स्वेल कर जाएगी, हेंस आरबीसी, ठीक है, स्वेल्स अप, क्लियर, और ये फूल करके फट जाएगी। इसको बेटा आप ऐसे समझ लेना भाई, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक तरीके से। नाम तो सुना होगा किशमिश, मतलब किशमिश। तो बेटा अगर हम किशमिश को पानी में डाल दें, देखिए ये हमने पानी लिया और इसमें ये देखिए किशमिश डाल दिया, कैसी बुजुर्ग, बड़ी ही गरीब निरीह स्थिति में, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल इवा तंदुरुस्त बन जाएगी, सारी सिकुड़न, स्किन की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। कैसे? देखिए जो किशमिश है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हमने इसको वाटर में क्या किया, ऐड किया, वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ यूं बढ़ता गया। अब इसके अंदर वाटर का जो टर्जिटी है, प्रेशर है, वो बढ़ गया और ये स्वेल अप कर गई। ठीक, तो आप ऐसे सोचिए जब आरबीसी को आप NaCl के सॉल्यूशन में या किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, किससे, समझ गए ना? तो बेटा क्या होगा कि जब आप यहां पर कम वाले में डालो या स्ट्रांग वाले में, ये ध्यान रखो कि अगर आरबीसी और NaCl का ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है, तो अगर यहां पर आरबीसी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इंजर्ड कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, बाहर वाला सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है और आरबीसी अगर कंसंट्रेटेड है, तो ये एक्टिविटी आपको यहां पर मिलेगी, ये स्वेल अप कर जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? जब ये स्वेल अप करेगी तो ये फट जाएगी, ठीक है, यहां पर ये बस्ट कर जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमोलाइसिस। क्या कहते हैं? हेमोलाइसिस। ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, बायो वाले बेटर समझते होंगे। और अगर हम ऐसे कह दें कि आरबीसी इन सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ये चीज समझ रहे हैं ना भाई? तो जरा जल्दी से सोचिए कि क्या कंसेप्ट बन जाएगा यहां पर भाई, ठीक है, क्या बन जाएगा? तो अब क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो जब ये कंसंट्रेटेड है तो आरबीसी का जो वाटर है वो निकल कर इसमें चला जाएगा, तो यहां पर आरबीसी क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, आरबीसी श्रिंक्स, और श्रिंक्स करने की जो ये कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मोलाइसिस। ये चीज समझ पाए? इसको आप ऐसे समझ लो ना, जैसे हमने नमक का गाढ़ा घोल ले लिया और उसमें टमाटर यानी टोमेटो डाल दिया, ये है तंदुरुस्त टोमेटो। अब ये है NaCl का कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है इसमें पानी टमाटर का निकलकर मिलने लगेगा, यानी यहां ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है, तो ये श्रिंक कर जाएगा। अब ये थोड़ा ऐसे सिकुड़ सा गया, क्लियर हो रही बात? तो ये प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगी। अब यहां पर ध्यान रखें कि जब किसी सेल, किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर करता है तो इस एक्टिविटी को हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंडोऑस्मोसिस, या दोनों को मिलाकर एक साथ इसको क्या बोल देते हैं? एंडोस्मोसिस। बात समझ गए ना? तो और इसको क्या कहेंगे? इस एक्टिविटी को एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, और दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोल देते हैं? एक्सोस्मोसिस। समझ गए भाई? तो यहां पर इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सोस्मोसिस का। क्लियर हो गई बात?
और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एंडोस्मोसिस का। कंफर्म हुए बेटा? समझ में आई बात? तो जल्दी से नोट कर लें इसे, ठीक है, नोट करें। वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, एक और बात हम यहां पर आपको समझा दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस कंसेप्ट पर आपका औरो काम करता है, आप फिल्टर करके वाटर को पीते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो इसमें हम क्या करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझाया था, उसी बात पर वापस आ जाते हैं। देखिए ये एसपीएम है, इधर हमने क्या लिया, ये प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर लिक्विड है हमारा, ठीक है, मान लो वाटर है। और इधर हमने क्या ले लिया, ये सॉल्यूशन है। अब हमने कहा था कि बेटा अगर हम सॉल्यूशन साइड में, ठीक है, याद कीजिए कि जैसे ही ये सेपरेशन हम लेंगे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम किधर जाने लगेंगे, किधर भाई, सॉल्यूशन की साइड में। अब अगर हमने यहां पर एक पिस्टन अरेंज कर रखा है, क्या रखा है भाई, पिस्टन। अब यहां पर हम पिस्टन के थ्रू सॉल्यूशन साइड में प्रेशर एक्सर्ट करने लगे, तो जैसे जैसे प्रेशर इधर बढ़ता जाएगा, जो ऑस्मोसिस थी यानी शिफ्टिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लिक्विड टू सॉल्यूशन साइड, ये मूवमेंट कम होती जाएगी। फाइनली एक ऐसा प्रेशर यहां मिल जाएगा जिस पर ये ऑस्मोसिस क्लोज हो गई, ठीक, मतलब ऑस्मोसिस क्लोज हो गई, तो जिस प्रेशर पर ये क्लोज हुआ उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर हम, ठीक है, इस सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जितना प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस क्लोज हो गई, ये ऑस्मोटिक हुआ। अब अगर थोड़ा सा भी हम प्रेशर और बढ़ा दें, यानी प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 10 एटीएम थी, अब हम 11 एटीएम कर दें, 1 एटीएम और बढ़ा दें इस साइड में प्रेशर, तो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन से किधर शिफ्ट होने लगेंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी क्या डेफिनेशन बनी, डेफिनेशन में हम कह सकते हैं भाई कि दी एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, दी एक्स्ट्रा प्रेशर या ग्रेटर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफर्ड ऑन सॉल्यूशन साइट, ठीक है, इज कॉल्ड या इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। ये बात समझ में आई? तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन साइड में, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हमें नोटिस होगी। भाई ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गए हैं, कंफर्म हो गई बात ना? तो यहां पर बेटा जी देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम डीसैलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, डीसैलिनेशन, समझ रहे हैं ना? डी मतलब होता है निकलना, और सैलिनेशन का मतलब यहां पर क्या है कि जो खारा पानी है, जैसे ओशन का पानी है, सैलाइन वाटर कहते हैं, तो काफी ज्यादा खारा होता है, और वहां पर हम क्या करते हैं भाई, ठीक है, डीसैलिनेशन मतलब उस सॉल्टी वाटर में से वाटर को निकाल देते हैं, जो आपका आरओ वाला सिस्टम है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो भाई चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करें उसका। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, अपना और अपने मित्रों का भला करते रहें, शेयर करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।